अब आपकी ये बोर्ड में करना है बेटा, बिल्कुल मैंने लिखा नहीं इसमें अच्छी तरह, कई बार आलस आ जाता है। नहीं तो आपको जैसे गॉस लॉ में बताया वैसे ही यहाँ पे लिखना है, नहीं तो गलत हो जाए। ठीक है ना। पहले देखो आप, बी वेक्टर ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ये इनफाइनाइट वायर है, फाइनाइट वायर का आप इससे नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्लियर है एकदम। फाइनाइट वायर का फील्ड आप इससे नहीं निकाल सकते, मैं पहले बता दूं आपको, ध्यान से सुनिए कभी कोई पूछ ले। ठीक है ना, फाइनाइट वायर का एम्पियर्स लॉ से क्यों नहीं हो पाएगा, वही दिक्कत गॉस लॉ वाली कि फाइनाइट वायर मान लो इस तरह का है, तो फाइनाइट वायर है तो इसमें जहाँ करंट, ऐसा तो नहीं कि केवल इतना सा वायर रह जाए, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं से लूप भी कंप्लीट हो रहा हो। ऐसा थोड़ी नहीं होता, करंट आप तोड़ दो, ये वायर है भाई इसमें करंट चल रहा है, आगे पीछे कुछ नहीं, ऐसा पॉसिबल है क्या? बताइए। ऐसा पॉसिबल है कि ये वायर का टुकड़ा है, इसमें करंट आई है और इधर उधर कुछ नहीं है, वैक्यूम है इधर उधर और करंट चले जा रहा है, ऐसा हो सकता है? करंट हमेशा किस में चलता है, लूप में चलता है कि नहीं? तो अगर आप ये फाइनाइट वायर ले रहे हो बेटा यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपका ये मान लो सिमेट्री भी आपने फॉलो कर दी किसी तरह। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, इससे फील्ड निकालने के लिए आप एम्पीरियन लूप बनाओगे इस तरह। ठीक है ना, तो अब जो आप इस पर इंटीग्रेशन बी वेक्टर लिखोगे ना बेटा, तो इस बी वेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो इन वायर्स का भी तो आ जाएगा। क्योंकि वही वाली बात, ये बी वेक्टर ऐसा नहीं है केवल एनक्लोज करंट पे डिपेंड कर रहा हो, ये तो वहां पर नेट बी वेक्टर है, जैसे गॉस लॉ में होता था। नमन, आप लिंक कर पा रहे हो गॉस लॉ से ये वाली एनालॉजी? यस ये सर। बात, हाँ ये बात मैंने आपके पेपर में भी बहुत पूछी थी इस बार। कई क्वेश्चन थे इस तरह के कि आपको ये फाइनली पता ही पड़ जाए कि इस ई वेक्टर में बाहर के और अंदर दोनों के चार्ज का कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना, तो यस सर। आप कह रहे हो आप इसके कारण फील्ड निकालना चाह रहे हो, और आप जो ये इंटीग्रल लिख रहे हो बी वेक्टर, उसी में भी आसपास वाले का भी आएगा, क्योंकि ये तो फाइनाइट वायर होगा। अब इनफाइनाइट वायर में क्या होता है कि वो बहुत दूर है जहां पर ये क्लोज हो रहा है। ठीक है ना, तो आप यहाँ निकाल रहे हो तो बी वेक्टर में सारा कंट्रीब्यूशन इसी का आ रहा है, उनका नेग्लिजिबल हो गया बहुत दूर होने के लिए। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट वायर में करंट ऐसे ही चल जाता, इसके जो लिंकेज होंगे जहां पर ये करंट अपना लूप कंप्लीट कर रहा होगा बहुत दूर हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप बी वेक्टर इसमें लिखोगे, एम्पियर्स लॉ लगाओगे एम्पीरियन लूप बना के, ठीक है, तो उस केस में बी वेक्टर में कंट्रीब्यूशन केवल इसी वायर का आएगा अगर ये बहुत लार्ज हो तो। खाली है, मैं नहीं कहूँ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो देखो आप कैसे सीधे सर। निकालेंगे। हाँ बताओ बेटा। सर आप एक बार इन्फिनिट वायर से रिपीट कर दो कि उसमें क्यों नहीं होगा ऐसा। इनफाइनाइट वायर में ये बहुत दूर है बेटा लिंकेजेस, इनफाइनाइट वायर है ना, तो यहाँ पे जो आप एम्पीरियन लूप बना रहे हैं इससे ये बहुत दूर हो गए हैं जहाँ पर ये क्लोज करने वाला करंट इसको ड्रॉ होगा, तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है आयुष, इन वायर्स का यस सर। कंट्रीब्यूशन क्या होगा, फाइनाइट वायर में ऐसा नहीं कह सकते आप कि इनका नेग्लिजिबल क्यों हो जाएगा, इनकी भी फाइनाइट डिस्टेंस है तो इफेक्ट आए। ठीक है, तो इसलिए आप एम्पियर्स लॉ से केवल इनफाइनाइट वायर का ही फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, फाइनाइट वायर का नहीं निकाल पाएंगे कब। कैसे निकालेंगे इनफाइनाइट वायर का, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर ये आप क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो आप ये बोलेंगे कंसिडर इनफाइनाइट वायर एंड ए पॉइंट पी एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर, फिर आप ऐसे लिखेंगे कंसिडर ए सर्कुलर एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस स्मॉल आर पासिंग थ्रू पॉइंट कैपिटल पी। अब जिसने वहां पे गॉस लॉ में ढंग से लिख के करा है नोट्स में, जैसे मैंने बताया था एक प्रॉब्लम, वो यहाँ पर ऐसे भी लैंग्वेज लिख देगा। ठीक है ना, ये कंसिडर ए सर्कुलर एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस स्मॉल आर पासिंग थ्रू द पॉइंट पी। तो इस एम्पीरियन ऐसे बना देंगे बस। अब फिर आप बोलेंगे फ्रॉम सिमेट्री डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी विल बी इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, आप क्या बोलेंगे, सिमेट्री से क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी विल बी इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आप कैसे बोल रहे हैं, ये आप उसमें तो सिमेट्री से लिख देंगे, बोर्ड में आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ बता रखा है मैंने साइड में वैसे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि रेडियल कंपोनेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो रेडियल कंपोनेंट क्यों नहीं हो सकता इसमें, उसकी बात सुनिए कि इनफाइनाइट वायर है आपका, आपने सिलेंड्रिकल एक सरफेस बना ली जैसे आप गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो कभी मैंने आपको गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म बताया क्या अभी तक कि नहीं बताया, बताइए। अभी तक गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म आया अपना कि नहीं आया? नहीं याद आ रहा किसी को, नो सर। मतलब नहीं आया, भी आएगा, आ गया नेक्स्ट चैप्टर में आएगा।
वहां पे गॉस लॉ, तो ये गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म ये होता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, गॉस लॉ। ये अभी हम 4 इक्वेशन में सबको, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैक्सवेल की 4 इक्वेशन में एक्सप्रेस हो जाता है बेटा सब कुछ। ये बहुत ही जबरदस्त इक्वेशंस है। अब इसके लिए पता नहीं नोबेल प्राइज मिला था कि नहीं मिला था उसको, बट इसने क्या किया था, पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 4 इक्वेशन में कंबाइन कर दिया। तो वन ऑफ द इक्वेशंस ये भी है कि आपका गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म ये होता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड में यही इंटीग्रेशन के क्या निकल के आता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आप कंपेयर करो तो यहाँ पर भी आ सकता था ऐसा ही कुछ, ठीक है ना। जहाँ मैं आपको, चलो उसमें नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, मैग्नेटिक पोल्स होते हैं तो मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका पॉइंट चार्ज क्यू एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ऐसे जब भी आप बार मैग्नेट को ही लेंगे, जैसे आप कितने भी टुकड़े कर लो, आपका हमेशा इसके 2 पोल मिलेंगे आप, ठीक है ना। ये पढ़ाएंगे आपने 9th-10th क्लास में कभी। यस सर। हाँ, कि कभी आप मैग्नेट के यस सर। कितने भी टुकड़े कर लो, उसके हमेशा आपको 2 पोल मिलेंगे। तो एज ए क्या होता है, ये तो एज ए नेगेटिव चार्ज एक्ट करता है, ये आप पॉजिटिव चार्ज एक्ट, ठीक है ना। तो आप कोई गॉसियन सरफेस बनाते थे आप, तो आपको चार्ज एनक्लोज प्लस क्यू पॉइंट चार्ज मिल जाते थे। अब इसमें आप कभी भी इस मैग्नेट को एनक्लोज करोगे, बेसिकली एम वेक्टर होता है, ठीक है ना। तो कभी भी आप ऐसा बना ही नहीं सकते केवल एस आ जाए और बाकी कुछ ना, एस आया तो एन भी आएगा। तो एक तरह से माइनस प्लस हमेशा रहेगा, ठीक है ना। तो क्लोज सरफेस में हमेशा क्या रह रहे हैं, तो एम वेक्टर रह रहा है एक तरह से हमेशा। एम वेक्टर मतलब एज ए पी वेक्टर रह रहा हो, और पी वेक्टर का मतलब है माइनस प्लस। तो एनक्लोज चार्ज जैसे 0 होता था, वैसे ही इसमें एनक्लोज जो चार्ज की इक्विवेलेंट कुछ टर्म आता है इनमें का पोल स्ट्रेंथ होती है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ। तो माइनस एम और प्लस एम से डिनोट करते हैं। तो हमेशा ये माइनस एम प्लस एम दोनों आएंगे इसके अंदर। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल आप एक साउथ पोल ला के रख दो या एक नॉर्थ पोल ला के रख दो। तो जो एनक्लोज पॉइंट चार्ज वाली बात है वो यहाँ पर क्या होती है, 0 है। ये जस्ट मैंने एनालॉजी करी है, रीजन इसके बहुत बड़े हैं जो हमारी समझ से बहुत बाहर है, ठीक है। बट मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्री, ये रीजन एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, इसलिए सही भी है, ऐसा नहीं गलत है, ठीक है। ये मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए आपका जो सरफेस इंटीग्रल है बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। और अगर आप कह रहे हो कि इस केस में फील्ड टेंजेंशियल नहीं होगा, ये जो आपने सर्कुलर लूप बनाया है इसको, ठीक है ना, ये डॉट वायर को डिनोट कर रहा है बेटा। अब मैं टॉप व्यू दिखाऊंगा, ठीक है ना। और इसके चारों ओर मैंने ये एम्पीरियन लूप बना दिया है। तो अगर आप कहोगे कि डायरेक्शन टेंजेंशियल नहीं है, यहाँ पर रेडियल कंपोनेंट भी है, ठीक है, तो फिर अब आप इस वायर के चारों ओर इस तरह की, बेटा ये बोर्ड में नहीं लिखना है, कुछ भी गलत कर दे उसे पता ही नहीं पड़ेगा क्या कर रहे हो क्या नहीं, ठीक है ना। आपको बोर्ड में सीधा सा डेरिवेशन है, आना ही है, ऑलमोस्ट आता है कि आपको वायर है उससे आर डिस्टेंस पर एम्पियर्स लॉ से फील्ड का एक्सप्रेशन निकालो। तो आपको एक ये डायग्राम बनाना है, एक डायग्राम बनाना है बस, और वो सब लिख देना है जैसे गॉस लॉ में लिखते थे, कंसीडर सर्कुलर एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस आर पासिंग थ्रू द पी एच शोन इन द फिगर, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख दोगे कि डायरेक्शन फ्रॉम सिमेट्री लिखोगे आप, तो फ्रॉम सिमेट्री डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी विल बी टेंजेंशियल टू द सर्कुलर लूप, ठीक है, विल बी टेंजेंशियल टू द सर्कुलर लूप। अब जो बच्चे आज नहीं आए ना वो लिख के आएंगे, देखना। ये क्लास आना जरूरी होता है, वीडियो भी सारों का नहीं सुनते हो आप लोग, सारों का सुनो तब तो फिर भी चल जाए काम, ठीक है। लेकिन सारों का नहीं सुनेंगे और मैं यहाँ पर ये नोट्स पढ़ के गए तो फिर ये लिखा होगा ये भी लिख के आएंगे पूरा, और बोर्ड वाले को क्या समझ में आया क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो वो गलत कर देगा, बोले पता नहीं क्या किया है। तो बोर्ड वाले को इतना सा चाहिए, सर्कुलर एम्पीरियन लूप, ये सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। चलो अभी डायरेक्शन पे आते हैं, फिर डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। अब इस सरफेस को क्रॉस करने वाली आई करंट है, तो इधर म्यू नॉट आई आ गया, ठीक है। अब देखो आप बी वेक्टर की डायरेक्शन में डीएल वेक्टर ले लिया आप, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑलरेडी निकालना सिखाया आपको कि थंब को पॉइंट करेंगे तो फिंगर्स इधर पॉइंट कर रही है, ठीक है ना। मतलब इसको थंब को आप इसके अलोंग कर दो, आप आई के अलोंग। तो कर्ल ऑफ फिंगर्स के आप समझ रहे हैं कि इधर डायरेक्शन में आ रहा है, पूरे टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ रहा है हर जगह बी वेक्टर, इस पूरे सर्कुलर लूप पे, ठीक है। तो डीएल वेक्टर भी टेंजेंशियल है, तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर किसी भी स्मॉल डीएल के लिए क्या हो जाएगा, बी डीएल कॉस 0 हो जाएगा, ठीक है ना। बी डी एल कॉस 0 हो जाएगा, तो बी को आप बाहर ले लो क्योंकि आप कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी 2 पॉइंट में, इसमें पूरा सर्कुलर लूप है, सेंटर पे करंट, ठीक है। तो आप इसलिए आप बी सिमेट्री की वजह से
ठीक है ना, बी सिमेट्री की वजह से इसके बाहर चला जाएगा, सारे डीएल्स का समीशन क्या बन जाएगा, 2 पाई इंटू आर। ठीक है, तो क्या फार्मूला आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जो आप ऑलरेडी निकाल भी चुके हो। ठीक है, तो अगर एम्पियर्स लॉ से निकालने को बोलेगा आपको, तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, सर्कुलर एम्पीरियन लूप कंसीडर करते हुए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट डायरेक्शन स्पेसिफाई करो, फ्रॉम सिमेट्री डायरेक्शन विल बी टेंजेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ द लूप। ठीक है, hence now from Ampere's law integration b dot dl equals to mu naught I n, फिर b dl cos 0 लिखो, b को बाहर लो, फिर कर दो। ठीक है, तो डायरेक्शन में कह रहा था रेडियल क्यों नहीं हो सकती, ये सुन लो, जो आपको ये बोर्ड में बिल्कुल नहीं लिखना है, बोर्ड का बस इतना सही। नहीं तो वो 0 बन जाएगा। हाँ उन्हें, राइट साइड तो हो नहीं सकता 0। हाँ बिल्कुल वैसे सही देखे कह तो रहे हैं। अब देखो आप समझ रहे हैं, ये आपने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाई है, ध्यान समझ गया पहले, ये आपने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाई, क्लोज गॉसियन सरफेस, आप कह रहे हो नहीं रेडियल कंपोनेंट की, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इधर रेडियल कंपोनेंट इधर हो जाए और इधर भी ऐसा हो, सिमेट्री से हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन पे लोगे आप। ठीक है, तो आप ये तो 0 हो गया आपका। ठीक है ना, इस एरिया पे अगर आप कह रहे हो रेडियल कंपोनेंट भी है, तो भी आपका ये तो 0 हो गया, केवल किस पे बन गया, कर्व सरफेस पे बच गया, तो वो 0 हो नहीं रहा। तो आपका इस पूरे सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन भी ये 0 नहीं आएगा ना बेटा, और ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे रेडियल कंपोनेंट मान लिया, तो इस पूरी क्लोज सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर 0 नहीं आएगा। तो if radial component present होगा will be there, then the integration b dot da will not be equal to 0, which is not possible, hence direction of field intensity must be tangential। क्लियर है आपको ये बात? तो कितना आ गया है, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो गया। एम्पियर्स लॉ कैन नॉट बी यूज फॉर फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट वायर, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर फाइनाइट वायर होगा, तो ये जो आप बी वेक्टर लिख रहे हो, ये केवल इस वायर की वजह से थोड़ी नहीं आ रहा है, इनका भी तो कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो इसलिए आप केवल इस वायर की वजह से तो फील्ड निकाल ही नहीं सकते। इनफाइनाइट वायर में ये कंपोनेंट बहुत दूर चले जाते हैं, तो यहाँ पर जो पूरे लूप पर फील्ड आ रहा है मेनली इस वायर की वजह से। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है क्या बेटा, एम्पियर्स लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन? गॉस लॉ और मैग्नेटिज्म ये हमारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। नहीं है ना, क्यों नहीं है, बिल्कुल आएगा, कोई भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है ना, डेरिवेशन नहीं पूछ सकता कि डिराइव करके, ऐसे कोई नहीं बोले। तो ये स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रहना चाहिए, बिल्कुल है कोर्स में। आप पूरी क्लोज सरफेस के ऊपर जो बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर का एडिशन होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें, बताइए, किसी को कोई डाउट इसमें बेटा? नमन क्लियर है आपको, बिल्कुल कोर्स में बेटा, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशन है। ठीक है ना, Yes, sir. आप चारों मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ चुके हैं। पहली आपकी है गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, और दूसरी आपकी ये हो Yes, गई sir. इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल। ये एम्पियर्स लॉ भी वन ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन है। ठीक है, अब बस हम लास्ट चैप्टर में एम्पियर्स लॉ में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, ये पूरी तरह से अभी सही नहीं है, तो इसमें कुछ गलतियां हैं, वो लास्ट चैप्टर में पता पड़ेगी, उससे पहले आप इसको इसी तरह से अप्लाई करें। ठीक है, चलिए, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको और अप्लाई करके देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें।